हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल डॉक्टर कमल ब्लॉग्स। और अभी का सीन कुछ ऐसा है। आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो दांत पीले हो जाते हैं, ठीक है, जो येलोइश डिस्कलरेशन हो जाती है दांत की, वो क्यों होती है, ठीक है, क्या इसके कारण है, कोजेज़ क्या हैं इसके, और इसका क्या ट्रीटमेंट प्लान बनता है, उस बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली फ्लोरोसिस जो होती है, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाने वाली चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा सर्चेबल टॉपिक है यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनाई जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो, जो दांत पीले हो जाते हैं, येलोइश डिस्कलरेशन हो जाती है नॉर्मल दांतों की, तो वो मेनली एक तो सबसे पहला जो मेन कारण है वो होता है हमारे पानी के अंदर। जो हम पानी पी रहे हैं उसमें फ्लोराइड का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उससे क्या होता है, फ्लोरोसिस हो जाती है हमारे दांतों में। तो उससे क्या होता है, एक पैचिस तरह के पैचिस बन जाते हैं दांतों के अंदर, जो नॉर्मली ब्रशिंग से नहीं जाते। तो उसका हमें एक तो पानी अपना जो है वो उसकी जो फ्लोराइड कंटेंट है उसको चेक कराना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो ठीक होता है। सेकंड चीज़, मैंने इनको दो चीज़ों में डिवाइड किया है। एक तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स और एक इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक्सट्रिंसिक से आप नाम से ही आपको पता लग रहा है, जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स आता है जो बाहर से चीज़ होती है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स क्या होते हैं? एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स से मतलब आपको नाम से ही पता लग रहा है कि एक्सट्रिंग जो बाहर से हमारा चीज़ हो रही है दांत की, और इंट्रिंसिक मतलब इंटरनली हमारे दांत में दिक्कत आ रही है। एक्सट्रिंसिक में आप एक तो देखो, हम स्मोकिंग कर रहे हैं, प्लाक कैलकुलस जो जमा हो रहा है हमारे दांत के अंदर, ठीक है, जो भी मतलब स्मोकिंग से, गुटखा, तंबाकू, ये जो भी चीज़ें खा रहे हैं हम, उससे क्या होता है, हमारा डिस्कलरेशन हो जाती है दांत में, वो क्योंकि जमता है। अरिका नट, जो मेरी पुरानी वीडियोस में भी आप देखोगे, अरिका नट के बारे में मैंने बात की है। सुपारी जो होती है, हर चीज़ में जो आपको जो भी आप खाते हो, बैड हैबिट्स जितनी भी हैं, तो उसके कारण एक तो एक आपको पता लग रहा है ना कि एक्सट्रिंसिक जो बाहर से हम खा रहे हैं उससे हमारे दांत येलोइश पड़ रहे हैं, तो ये होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब कोई इंटरनली हमारा कोई दिक्कत आ रही है, मतलब या तो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है जिसकी वजह से दांत में दिक्कत आ रही है, कोई जेनेटिक फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से दांत में डिस्कलरेशन है, या फिर हमारा कोई डेंटल केरीज है जो इंटरनली स्टार्ट हो गई है, इंटरनल रिजॉर्प्शंस हो गई है, स्टार्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से हमारा दांत का जो इन्फेक्शन है वो बढ़ गया और दांत धीरे धीरे एक तरह से डिस्कलरेशन उसमें हो गई है, कीरीज हो गई हैं। तो ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर बताऊंगा। देखो, डेंटिन का जो कलर है वो नेचुरली एक तरह से थोड़ा येलोइश होता है, ठीक है। डेंटिन का जो कलर है वो एक तरह से येलोइश होता है, और तो हमें ये नहीं देखना कि हमें क्या लगता है कि ये येलोइश जो हो रखा है, नॉर्मल दांत को भी हमें कई बार ऐसा लगता है कि वो येलोइश पड़ चुका है दांत। तो ये चीज़ नहीं है। आपको अगर डाउट है तो आप नियर बाय डेंटिस्ट के पास जाके आप दिखा सकते हो कि ये चीज़ क्यों हो रही है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है अपनी इस चीज़ पे कि हमारा ये येलोइश क्यों है। कई बार क्या होता है, इनेमल जो ऊपर का जो हमारी लेयर है वो हमारा एक तरह से केरीज की वजह से इनेमल की ऊपर की लेयर घिस जाती है, दांत घिस जाते हैं, तो डेंटिन एक्सपोज हो गया, मतलब डेंटिन ऊपर आ गया, तो थोड़ा सा वो येलोइश में चला जाता है हमारा जो दांत की जो नॉर्मल कलर है। तो इनेमल की जब जो सरफेस है, जो ऊपर की लेयर, तीन लेयर्स होती हैं, इनेमल, डेंटिन, पल्प। इनेमल की जो लेयर घिस गई है तो डेंटिन है, डेंटिन का जो थोड़ा सा कलर येलोइश होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। अगर थोड़ा सा भी केरीज या फिर आपको बिल्कुल सुपरफिशियल केरीज अगर लग रही हैं तो आप फटाफट से जाके उसको फिलिंग करवाएं नियर बाय डेंटिस्ट के पास जाके। अब एक चीज़ और है कि मतलब कोई एक्सीडेंटल आपका कोई चीज़ हुई है, तो मतलब फ्रैक्चर आ गया, दांत टूट गया, तो उससे भी एक तरह से दांत टूट गया, या कोई उस पर मतलब फोर्स लगी है, उससे क्या होता है, पल्प नेक्रोसिस हो जाती है, पल्प हमारा डैमेज हो जाता है। तो उससे भी हमारा अगर पल्प डैमेज हो गया तो हमारा दांत डिस्कलरेशन की तरफ जाएगा ही जाएगा। नॉर्मल दांत आपको जो दूसरे उसके साइड वाले वो ठीक दिखेंगे, बट जो जिस पे वो फोर्स लगी है, जिस दांत पे नेक्रोसिस हो गई है, जिस दांत की एक्सीडेंटल या कुछ भी किसी भी तरह से, तो उससे क्या होगा, वो जो नॉर्मल दांत का कलर है वो नहीं रहेगा, वो येलोइश हो जाएगा या फिर डार्क ब्राउन हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स बता दिए हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में आपको मैंने 4-5 चीज़ें बताई हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर्स क्या क्या रहेंगे? मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर्स जैसे कोई हमारी रेस्टोरेशंस हैं, ठीक है, केरीज हैं या रेस्टोरेशंस हो रखी हैं, अमलगम रेस्टोरेशंस है। अमलगम रेस्टोरेशंस के केस में भी कई बार डिस्कलरेशन देखी गई है।
तो उस केस में भी काफ़ी ज़्यादा येलोइश तरह का टिंट आ जाता है हमारे दांतों के अंदर, तो उस केस में भी होता है। बाकी फ्लोरोसिस तो है ही। अब इसका हम डिस्कस करेंगे एक ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट भी दो तरह में डिवाइड किया मैंने, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। ट्रीटमेंट पार्ट में देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारी जो बैड हैबिट्स हैं, जो भी गुटखा, तंबाकू, स्मोकिंग जो भी हम करते हैं उसको हमें छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही चीज़ से हम मतलब एक होता है ना कि रूट कोज हमें ख़त्म करना है। बाकी हम जो और चीज़ें करते रहे, अगर हम ट्रीटमेंट पार्ट भी करते रहे और हमने ये बैड हैबिट्स नहीं छोड़ी तो कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा वो डिस्कलरेशन बाद में हो जाएंगी, अभी के लिए अगर नहीं है तो ये चीज़ है कि अपना जो हैबिट्स हैं उनको आप पहले ठीक करें। अब सबसे पहले जो एक्सट्रिंसिक जो स्टेन्स है उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्केलिंग होगी, ठीक है। स्केलिंग मेन है, ठीक है। ओरल हाइजीन का मेंटेनेंस रखना है सबसे पहले, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या करना है, हमें ब्रशिंग करनी है। ब्रशिंग के बाद हमें जो हमारा माउथ वॉश है उससे माउथ वॉश करना है सुबह शाम। सुबह शाम हमें ब्रशिंग करनी है और माउथ वॉश भी सुबह शाम करना है अगर हमें डिस्कलरेशन को हटाना है तो, ठीक है। मीठा हमें कम करना है, ठीक है। स्टिकी फूड नहीं खाना, जो दांतों पे चिपके ऐसी चीज़ नहीं खानी, चॉकलेट्स वगैरह नहीं खानी, जो मतलब स्टिक हो जाए दांत के ऊपर, चिपक जाए, ऐसी चीज़ें नहीं खानी। अब एक चीज़ उसमें होता है, अब ये एक्सटेंसिक मैंने बता दिया 3-4 चीज़ें। अब है इंट्रिंसिक के बारे में। इंट्रिंसिक में एक ही हमारे पास इलाज है, एक ही ट्रीटमेंट है, ब्लीचिंग। ब्लीचिंग आपने सुना भी होगा, दांत की सफाई के लिए क्या किया जाता है, ब्लीचिंग, ठीक है। तो ब्लीचिंग कैसे की जाती है, ब्लीचिंग की किट आती है। ब्लीचिंग किट अलग अलग कंपनीज़ की अलग अलग इंडिकेशंस है, अलग अलग जो उसका एप्लीकेशन टाइम है वो अलग अलग है, ठीक है। बट कंसिस्टेंसी जो होती है, जो उनके अंदर कंटेंट होता है, जो भी उसका मटेरियल होता है वो सेम होता है लगभग सब में। तो इसमें क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है हमारे पास और हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। 35% होता है, किसी में होता है 10%। पाउडर की फॉर्म में हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर होता है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड जो लिक्विड होता है वो 10% भी हो सकता है, 35% भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन दी जो भी हमारी कंपनीज हैं वो वेरी करता है। तो उसमें उसको हमें पेस्ट सा बनाना होता है, ठीक है, वो पेस्ट लगता है। तो इसका प्रोसीजर क्या है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले क्या होता है, जिंजाइवल बैरियर पेस्ट एक आता है। हमारा जो ये ब्लीचिंग पाउडर है, ये हमारा अगर हमने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, आप फोटो में भी देख सकते हो, तो वो इरिटेशन कोज करेगा। अगर जिंजाइवा पे लग गया तो जलन होगी बहुत ज़्यादा, जो कि एक तरह से नुकसानदायक है हमारे। तो इसलिए जिंजाइवल बैरियर पेस्ट लगता है। आप फोटो में देख सकते हो जिंजाइवा के बिल्कुल बॉर्डर पे, ठीक है, दांत और जिंजाइवा के बीच में एक बॉर्डर पे हमारा जिंजाइवल बैरियर पेस्ट लगा दिया जाता है, जिससे कि जो ब्लीचिंग हमारा जो पाउडर है या फिर जो भी हम पेस्ट लगाएंगे ब्लीचिंग का, वो हमारा जिंजाइवा को इरिटेट ना करे, जिंजाइवा पे लगे ना। तो ये चीज़ पेस्ट लगाने के बाद हमें फिर जो ब्लीचिंग पाउडर का जो हमने पेस्ट बनाया है हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ मिक्स करके, उसको हमें 10 से 15 मिनट, अलग अलग कंपनीज़ का अलग अलग इंडिकेशन है, किसी में आधा घंटा बोलते हैं, किसी में बोलते हैं 20 मिनट रखना है, किसी में 15 मिनट बोलते हैं। तो वो रखने के बाद उसके बाद हमें उसका एक तरह से वॉश कर देना है, मतलब उसकी सफाई कर देनी है, मतलब नॉर्मल जो वाटर है उससे धो लेना है। फिर उसके बाद आधे घंटे बाद फिर दोबारा वो पेस्ट लगता है। कई बार वो 2 बार लगता है, कई बार एक बार में ही हमारा स्टेनिंग कम हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे हमारा जो ब्लीचिंग जो इंट्रिंसिक स्टेन्स है वो ब्लीचिंग से दूर होती है। अब एक चीज़ और ध्यान में रखें कि ये ब्लीचिंग जो है ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि ब्लीचिंग एक बार करा दी तो मेरे दांत भाई वाइट हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम ऐसा कुछ नहीं है। ये 5 से 6 महीने चलता है ब्लीचिंग जो है। अगर आपके पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, फ्लोराइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, ब्लीचिंग करा के, क्योंकि ब्लीचिंग कराओगे वो स्टेनिंग वो वहीं पे मतलब दोबारा हो जाएगी। कुछ टाइम के लिए तो ठीक रहेगी, उसके बाद वो स्टेनिंग दोबारा हो जाएगी अगर आपके पानी में फ्लोराइड ज़्यादा है तो वही चीज़ है कि आप ध्यान में रखें कि फ्लोराइड का जो लिमिट है, नॉर्मल जो रेंज है, उसी में आपका पानी जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो पी रहे हैं, ठीक है। तो ब्लीचिंग जो है ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। सेकंड, कुछ केसेस हैं जिनमें ये ब्लीचिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए, जिनमें एक तरह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सबसे पहले एक तो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, ठीक है, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनमें ये जो ब्लीचिंग है वो नहीं करते। सेकंड, जो पायरिया से जो पेशेंट्स जिनको पायरिया हो रखा है, जो दांतों में एक तरह से जिंजाइवा की प्रॉब्लम है, ठीक है, उनमें नहीं होता, नहीं किया जाता। 16 साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाता।
अगर दांत बहुत ज़्यादा केरियस हैं, काफ़ी ज़्यादा दांत खराब हैं, उनमें ये ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। खिसे हुए दांतों में जिनमें एट्रीजन और एब्रेजन और या फिर इरोजन की दिक्कत है, उन केसेस में भी हमारा ब्लीचिंग नहीं किया जाता। तो ये चीज़ है, इन चीज़ों में हमारा एक तरह से ब्लीचिंग जो है वो एक तरह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड उन केसेस में भी नहीं किया जाता जिन दांतों में आपका बहुत ज़्यादा जिन केसेस में, जिन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म लगता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी रहती है, तो उन केसेस में ब्लीचिंग ना करें और ना आप एडवाइस करें, ठीक है, पेशेंट्स को। तो यही है, इस वीडियो में यहीं तक आपको मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। सबसे पहले होता क्या है, ठीक है, ये जो दांत पीले होते क्यों हैं, क्या कोजेज हैं इसके, ठीक है, और एक तरह से इसका ट्रीटमेंट पार्ट मैंने डिस्कस किया है। तो अब बारी आती है इसकी कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग डिपेंड करती है क्लिनिक टू क्लिनिक, किस जगह में आपका क्लिनिक है, किस लोकेशन पे आपका क्लिनिक है। कहीं आपका 10,000 भी कॉस्ट करते हैं, कहीं 5,000 कॉस्ट करते हैं, कहीं 3,000 कॉस्ट करते हैं। तो क्लिनिक टू क्लिनिक डिपेंड करता है। ये नहीं है कि आप वहाँ पे जाके बोल रहे हो कि यूट्यूब पे ये वीडियो देखी थी तो इसमें तो ये रेट था, ऐसा नहीं है। अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग रेट होता है, ठीक है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो सके। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।